नहीं, खुद वो रुक के ना जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जिसको आवाज़ आ रही है वो मुझे बता दे, हैंड रेस कर दे, बता दे कि आवाज़ आ रही है।
अच्छा बच्चों, कल हमने जो पढ़ा था पीसफुल सेटलमेंट, हमने पीसफुल सेटलमेंट पढ़ी थी हमने, ठीक है। आज हमने कल उसमें पढ़ा था कि किस तरीके से हम आर्बिट्रेशन के ज़रिए, जुडिशियल सेटलमेंट के ज़रिए, निगोशिएशंस के ज़रिए, गुड ऑफिस कॉन्सिलिएशन इंक्वायरी के ज़रिए या यूनाइटेड नेशन के ज़रिए हम किसी भी दो ममालिक के दरमियान जो टग ऑफ वॉर चल रही हो या कुछ भी हो तो हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन बाद औक़ात ऐसे होता है कि हमें थोड़ा सा कोर्सिव मीन्स यूज़ करने पड़ते हैं। मतलब ये फुल स्केल वॉर तो नहीं आप कह सकते, लेकिन इसको आप मेरे ख्याल में झड़प टाइप कुछ इस तरह की चीज़ें आप कह सकते हो कि आप एक डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट में आप किस तरीके से अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवा सकते हो, और मतलब इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं, आप मतलब इसको किस तरीके से हम आगे लेके चलते हैं। कल हमने सारे पीस के ज़रिए किसी भी वॉर को या कोई भी डिस्प्यूट चल रहा हो उसको उसका सोल्यूशन देखा है। अभी आज हम जो पढ़ेंगे वो हम सबसे पहले जो कोर्सिव मीन्स होंगे जो कि टेबल टॉक से हट के या किसी थर्ड स्टेट के इंटरवीन करने के अलावा। आगे शाह जी कम हो गया सी। अच्छा जी, उसमें क्या होता है जी, रेस्टोरेशन जो है, मैं पूछता हूँ बच्चों को। पहला जो उसमें है वो रेस्टोरेशन है, ठीक है जी। इसमें क्या होता है जी, इज अ रिएक्शन बाय अ स्टेट अगेंस्ट inequitable and discourteous acts of another state, such retaliation taking the form of unfriendly legitimate act within the competence of the state whose dignity has been affronted. Through this means, diplomatic relation may be ended, privileges of diplomats can agents may be withdrawn, and economic facilities may be stopped. ठीक है जी, ये पहला तरीका है जो थोड़ा सा कॉर्सिव हो जाता है, जिसमें कि आप अगली स्टेट को थोड़ी सी आंखें खोल के दिखाते हैं। मतलब इसमें क्या नंबर पे आप पहले नंबर पे करते हो, आप सबसे पहले तो अपना डिप्लोमेट जो है आप वहाँ से बुलवा लेते हो, ठीक है। और उस मुल्क का जो डिप्लोमेट होता है जो आपके पास काम कर रहा होता है, आप उसको कह रहते हो कि जी आप हमारी कंट्री से निकल जाएं, आप यहाँ से चले जाएं। दूसरा काम क्या होता है जी, हम उस मुल्क के साथ अपनी इकोनॉमिक टाइज जो हैं वो हम बंद कर देते हैं, ठीक है। अब ये इकोनॉमिक टाइज को अगर हम देखें तो ये किसी हद तक बंद हो सकती हैं, बट दे कैन नॉट बी स्टॉप इंटायरली, ठीक है। क्योंकि फिर उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ का बीच में इतना अमल दखल आ जाता है कि इकोनॉमिक चीज़ें की तजारत या ट्रेड अगर रोक भी दी जाए तो उसमें क्या होता है, जो मेडिसिन होती हैं उनको तो नहीं आप रोक सकते, बहुत है कि इंटरनेशनल नीड है और मतलब उसको फिर आप उस तरीके से नहीं देखा जा सकता। लेकिन कोशिश ये की जाती है, उस पर भी अंगूठा वगैरह लगना था। अच्छा, उसमें फिर क्या होता है जी कि उसको ऐसे डील किया जाता है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन जो हैं वो उनके साथ ख़त्म कर दिए जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक टाइज जो हैं उनके साथ बंद कर दी जाती हैं, ठीक है। और उस स्टेट को जो है वो बिल्कुल साफ सुथरे अल्फाज में उसके जब डिप्लोमेट को निकाला जाता है तो उसको एक टाइम दिया जाता है कि जी आपने इस टाइम के अंदर अंदर हमारा मुल्क छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी सिक्योरिटी के या डिप्लोमेटिक प्रिविलेजेस के जो हम जिम्मेदार नहीं होंगे, ठीक है। और मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया था कि वो जो दूसरा निगोशिएशन का जो तरीका होता है उसमें क्या करते हैं जी, डिप्लोमेट को या हाई कमिश्नर को बुलाते हैं अपने पास, उसको अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, उसको बताते हैं कि जी ये फलाना फलाना काम जो आपकी कंट्री ने किया है या जो करवा रही है इस काम को बिल्कुल रोका जाए, ठीक है। ये रेस्टोरेशन का तरीका होता है, ठीक है। इसमें दो पॉइंट्स अपने याद रखने हैं, इसमें डिप्लोमेसी एंड इकोनॉमिक फैसिलिटीज जो हैं उसको एंटर कर दिया जाता है। अब दूसरा जो रिप्रेजल है, रिप्रेजल को अमूमन आम लफ्जों में आपको तो ये बदला लेना भी होता है, ठीक है। इसको हम पढ़ के देख लेते हैं, लेकिन ये रेस्टोरेशन जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा ये ज़रा ज़्यादा एग्रेसिव इसका वे होता है। और रिप्रेजल कंसिस्ट ऑफ एन एक्ट विच वुड जनरली अदरवाइज be quite illegal, where the restoration consists of retaliatory conduct to which would otherwise be quite illegal, whereas restoration consists of retaliatory conduct to which no legal objection can be taken। मतलब कि अगर एक स्टेट जो है वो किसी किस्म का, यार एक तो ये ब्राउन ब्रेड होती है, ये रोजाना ये वाली ब्रेड आ जाती है, ये कल से ना जब लानी है ब्राउन लानी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बच्चों क्या चीज़ होती है, इसमें यह चीज़ होती है कि जैसे कि इंडिया के साथ छोटी मोटी स्क्रिमिश हुई है चाइना की और इंडिया की, ठीक है जी। देयर इज़ नो फुल स्केल वॉर, ठीक है जी। वहाँ पे छोटी मोटी
झड़पें चल रही हैं जिसमें फौजी एक दूसरे को जख्मी करते हैं, इन सम टाइम्स विदाउट यूजिंग एनी वेपन एंड इन सम टाइम्स यूजिंग वेपन्स। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है कि उधर के फौजी इस तरफ आ गए, उन्होंने आके आपके साथ धक्का मुक्की की, आपके फौजी उधर चले गए, ठीक है, या छोटी मोटी आपने एक दूसरे पे हवाई फायरिंग की जो कि आम तौर पर बॉर्डर्स के ऊपर हो रहे थे, मतलब कई रिटेलिएशन होती है कि मतलब अगर उन्होंने अंदर आके आपके दो चार बंदे उठा के ले गए, दो चार बंदे जख्मी कर दिए हैं, तो आप भी उस लेवल पे रिटेलिएट करें। ठीक है जी। मतलब पहले जो इंडिया था वो रिटेलिएशन नहीं कर रहा था, वो सिर्फ देख रहा था कि जो चाइना है वो क्या करता है। लेकिन जब उन्होंने देखा है कि क्योंकि शुरू में अगर आप देखें तो जो भी कमज़ोर बंदा होता है वो हमेशा कोशिश यही करता है कि मामला प्यार में मुझसे किसी तरीके से रफा दफा हो जाए, मुझे अपने फुल जो है ना स्ट्रेंथ के साथ सामने ना आना पड़े। ठीक है। लेकिन जो कि चाइना है, चाइना चाहता था कि कोई इस तरह का उनके साथ हमारा इशू बने। उनके पहले भी उनके साथ काफ़ी चीज़ों को लेके इशूज हैं। आपको पता, उन्होंने बड़ा फेमस एक स्लोगन भी बनाया हुआ है, हिंदी चीनी भाई भाई। वो हिंदी चीनी भाई भाई बनाने की वजह यही थी कि इनके दरमियान इतने ज़्यादा कन्फ्लिक्ट बढ़ गए थे बॉर्डर को लेके, लद्दाख को लेके, दो तीन और एरियाज को लेके, कि फिर इनको अपनी आवाम के दरमियान, क्योंकि एक टाइम पे आप एक ही कंट्री के साथ इतने बड़े लेवल पे वॉर एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप दो या तीन कंट्रीज के साथ नहीं कर सकते। पाकिस्तान के साथ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इनके साथ हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं और टू सम एक्सटेंट जो रिलीजन है उसका काफ़ी लेना देना है। ठीक है। तो रेस्टोरेशन में यही मैंने आपको बताया कि इसमें छोटी मोटी झड़पें हो सकती हैं। ठीक है। जिस लेवल का वो नुकसान करके गए हैं उस लेवल का आप नुकसान करने की कोशिश कर सकते हो। जैसे कि शुरू में पहले यही इतलात आ रही थी कि चाइनीज जो हैं वो इंडियन सोल्जर्स को मार रहे हैं। ठीक है। लेकिन अब दोनों तरफ से इतलात आनी शुरू हो गई है कि दोनों तरफ से बराबर वो एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। एक्सक्यूज मी। अच्छा जी। उसके बाद दूसरा जो तीसरा इसका तरीका है उसको पैसिफिक ब्लॉकेट कहेंगे। ठीक है जी। अब बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें आप ये दो तरह की होती है, एक पैसिफिक ब्लॉकेट होती है और दूसरी एम्बार्गो होती है। ठीक है जी। अब इन दोनों का कंपैरिजन इस तरीके से किया जाए, पहले नंबर पर तो जो पैसिफिक ब्लॉकेट होती है वो आप कह लो कि जी एक तरीके से जो है ना एक वॉर की ही एक शक्ल होती है। मतलब कि इसमें क्या करते हैं कि जी ब्लॉकेड इज कोर्सिव मींस फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, इट कंसिस्ट इन टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ commencing of the offending state by closing of access to its coast. When blockade is applied during war, it is called a pacific blockade. Through pacific blockade, ingress or agrees of ports of a state are blocked. अच्छा, इसमें क्या होता है कि किसी भी वॉर के दरमियान जब आप ऐसा करते हो कि किसी भी दूसरे मुल्क जाने वाली कोई भी चीज़, चाहे वो वेपन तो खैर नहीं, लेकिन किसी भी तरह की कोई चीज़ है, आप उसको रोक देते हो, आप अपनी सी पोर्ट के ऊपर उसको रोक देते हो या फिर अपनी सी पोर्ट से उसको आगे नहीं जाने देते, तो ये पैसिफिक ब्लॉकेड होता है। इसमें किसी भी किस्म की कोई भी चीज़, चाहे वो खाने पीने की है, चाहे वो वेपन है, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज़ है, आप उसको अपनी पोर्ट से आगे नहीं जाने देते। ये सबसे ज़बरदस्त तरीका होता है किसी भी मुल्क को जो है उसको उसकी वॉर कैपेबिलिटी को क्रिपल करने का। ठीक है। तो जब आपने वॉर आप किसी के साथ आपका डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप उस डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए छोटे मोटे लेवल पर थोड़ा सा कोर्शन, थोड़ा सा एग्रेशन दिखा सकते हो। ये उस लेवल का कोर्शन और एग्रेशन है कि बेसिकली कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप वैसे तो किसी का शिप रोक लोगे तो वो एक तरीके से वो उस मुल्क को बुरा लगेगा। ठीक है। लेकिन जब आप उसका शिप रोकोगे, उसको आप कहोगे कि जब तक आप फलानी हरकत नहीं करते हमने तब तक आपका शिप नहीं यहाँ से गुजरने देना, उसमें ये नहीं होता कि वो शिप को तोड़ते फोड़ते हैं, उसको कोई नुकसान पहुंचाते हैं, सिर्फ ये है कि उसको वहाँ पे नजरअंदाज करवा दिया जाता है। ठीक है। उसको उस शिप को वहाँ पे रोक दिया जाता है जब तक कि वो जो स्टेट है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। उसको कहते हैं कि आप अपनी हरकतें छोड़ दें, हम आपके लिए रास्ता खोल देंगे। तो ये कई बार ये तरीका अपनाया जाता है। ठीक है। कोर्सिव तरीका है, डिस्प्यूट को सेटल करने की इसकी नीयत होती है। ये टेम्पररी सस्पेंशन होती है। ठीक है। जो स्टेट मुसलसल आपको रूल्स तोड़ रही है या मुसलसल आपको किसी काम के लिए तंग कर रही है, ठीक है,
ये उस स्टेट के जहाज़ों को टेम्पररी कुछ देर के लिए लंगरअंदाज करवा दिया जाता है, ठीक है, और उनको कहा जाता है कि ना तो आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं, ना तो आप हमारे पास उतने दिन के लिए आप यहाँ पर सस्पेंड है। यहाँ पर आप कहती हैं जब तक जो दूसरी स्टेट है वो नहीं करेगी। और अमूमन ये ज़्यादातर माल बरदार जहाज़ों के साथ ही होता है, क्योंकि जब वॉर का खतरा हो या कुछ तरह की चीज़ हो तो जो दूसरे जहाज़ होते हैं जिसके अंदर पैसेंजर्स होते हैं वो अमूमन नहीं सफ़र करते। ठीक है, तो जब भी किसी मुल्क में वॉर का इशू चल रहा हो तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है ना, और ख़ास तौर पे आपस में लोगों का आना जाना वो बड़ी हद तक रोक दिया जाता है, क्योंकि कोई पता नहीं होता किसी वक्त भी कोई छोटी मोटी कोई तीसरा बंदा शरारत कर दे। ठीक है ना, मतलब कोई मुसाफिर बरदार जहाज है या बहरी जहाज है, उसको कोई तीसरा बंदा जो लड़ाई करवाना चाह रहा है, ठीक है, वो शरारत करके मिसाल के तौर पर चाइना और इंडिया का आपस में रोला चला हुआ है, ठीक है, तो इंडिया का कोई जहाज या चाइना का कोई जहाज कोई तीसरा मुल्क मार गिराता है, ठीक है, और इल्ज़ाम लगता है कि जी इंडिया का जहाज गिरा तो ये जी चाइनीज़ ने गिराया, तो फिर इस तरह के मौके पे वो कोशिश करते हैं कि आपस में ना इस तरह के जो वो कम से कम आना जाना रखें। अच्छा, ये दूसरे नंबर पे एम्बार्गो है, ठीक है, इसकी अगर मिसाल आप लें तो यूएसए ने क्यूबा को जो है वो कई साल तक करके रखा है। ये क्या होता है, ये डिटेंशन ऑफ द शिप होती है पोर्ट में, ठीक है जी। ये क्या होती है, embargo is detention within the national domain of ships or other property otherwise likely to find their way to the foreign territory. This method may be applied by a state in respect of its own vessels or to the vessels of the other states. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक तो आप अगर उस स्टेट ने आपसे गुजर के आगे जाना है कहीं, ठीक है, मतलब अगर सपोज लेट्स सपोज पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है, यहाँ से आगे जो मुल्क है वो वहाँ पे अगर आप सपोज आप अरबिक सी में आपने जाना है या मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में जाना है, ठीक है, या मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में उज़्बेकिस्तान काज़ाकिस्तान तक किसी तरीके से जाना है, तो बीच में एक ज़रिया बनता है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, ठीक है। दूसरा कोई भी रूट लेंगे वो इन्हें बड़ा लंबा पड़ेगा। चाइना भी लेता था, उसको साउथ चाइना सी पूरा वो कहना पड़ता था, उसमें साउथ उसमें चाइना के अपने वियतनाम के साथ और श्रीलंका के साथ और मुस्लिम ममालिक के साथ बड़े रोले हैं। साउथ चाइना सी को अगर आप कभी पढ़ोगे ना तो चाइना के अपने बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं मुख्तलिफ आइलैंड्स को लेके और मुख्तलिफ चीज़ों को लेके। तो अब क्या होगा, पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान एक जहाज़ ईरान से आ रहा होता है, वो आगे जाना चाह रहा है उतर के अपना कार्स वाली साइड में, पाकिस्तान वहाँ पे कह रहा था कि जी यहाँ पर जो आएगा ना वो जहाज यहीं पे लंगरअंदाज रहेगा, वो आगे नहीं जाएगा, ठीक है। हमारी कोई जंग वाली पोजीशन नहीं है, लेकिन जब भी आपने उन जहाज़ों को वहाँ रोक देना और आपने कहना कि ये यहाँ पे तब तक रहेंगे जब तक जो दूसरी स्टेट है ना, अगर हमारे साथ कोई दूसरा मुल्क बदतमीजी कर रहा है तो जब तक वो बाज नहीं आता तब तक ये नहीं जाएगा। तो ये एम्बार्गो है, ये ज़रा लेस कोर्सिव होती है, इसका जो तरीका होता है वो ज़रा कम होता है, लेकिन बेसिकली ये दरामद और बरामद जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उसके ऊपर पाबंदी होती है। ना किसी दूसरे शिप को आप रास्ता देते हो उस मुल्क में जाने के लिए, ठीक है, ना ही आप अपने शिप्स को उस मुल्क में जाने देते हो, ठीक है। ये इसका तरीका इसका होता है। और इसको अगर आपने पढ़ना हो तो यूएसए और क्यूबा जो है ना, इनका आप पढ़ लेना कि यूएसए ने कई काफ़ी देर तक लगा के रखा। ये भी डिटेंशन होती है शिप्स की पोर्ट में, ठीक है। एम्बार्गो डिटेंशन विद द नेशनल डोमेन ऑफ शिप्स और अदर प्रॉपर्टी अदरवाइज लाइकली टू फाइंड देयर वे टू द फॉरेन टेरिटरी। द मेथड में बी अप्लाइड बाय स्टेट, ठीक है जी। अभी एम्बार्गो भी मैंने आपको बता दिया और पैसिफिक ब्लॉकेट भी बता दिया। ये दोनों की दोनों जो है वॉर में डिस्प्यूट्स को जो है वो कवर करने के लिए की जाती है किसी तरीके से जो दूसरी स्टेट है। लेकिन पैसिफिक ब्लॉकेट जो है ये अमूमन वार की सूरत में की जाती है, ठीक है, और ये ज़रा कोर्सिव होती है। एम्बार्गो जो होती है थोड़ी कम कोर्सिव होती है, लेकिन इन दोनों के ही मकासद जो होते हैं वो शिप्स को जो है वो डिटेन कर लिया जाता है, उनको एक मुल्क की टेरिटरी क्रॉस करके आगे नहीं जाने दिया जाता, ठीक है जी। अब तो इसमें फाइनल जो पीसफुल सेटलमेंट का तरीका है वो इंटरवेंशन है, ठीक है जी। इसमें ये होता है कि वो जो स्टेट है वो किसी भी तरीके से इंटरवीन करती है किसी दूसरी दूसरी स्टेट में, ठीक है जी। इंटरवेंशन मतलब यही होता है कि आप किसी ना किसी तरीके से अंदर इंटरवीन करें और दूसरी स्टेट को आप समझाएं कि डिक्टोरियल तरीके से कि जी आप जो है मतलब ये इसकी इसी तरह की मिसालें हो गई हैं कि आप छोटी मोटी जो झड़पें हैं आप उनके साथ वो कर सकते हैं, बॉर्डर पे छोटे मोटे लेवल की एस्केलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि ये डिक्टोरियल इंटरफेरेंस होती है एक स्टेट की इनटू द अफेयर ऑफ अनदर स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग पीस। लेकिन इसमें जो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है वो ये चार ही हैं, ठीक है जी।
रेस्टोरेशन हो गई, ठीक है, रिफ्रेजल हो गई, पैसिफिक ब्लॉकेट हो गई और एम्बार्गो हो गई। ठीक हो गया जी। ये सब के सब फोर्सिबल मैटर्स हैं, ठीक है, इनमें आप बाय फोर्स यूज़ कर सकते हो। और इंटरवेंशन जो होती है वो बाज़ औक़ात छोटे मोटे लेवल की होती है और बाज़ औक़ात ये फुल स्केल वॉर भी बन जाती है। मतलब ज़रूरी नहीं है जो इंटरवेंशन है, क्योंकि इससे पहले हमने जितने तरीके पढ़े होंगे सबके सब जो है वो पीसफुल सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स थे। ये थोड़ा सा कोर्सिव हो जाते हैं, और हो सकता है जब आप किसी स्टेट का पैसिफिक ब्लॉकेट करो, आप किसी स्टेट के साथ रेस्टोरेशन करो, या रेस्टोरेशन तो इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन आप किसी के साथ रिप्रेजल करो या फिर इंटरवेंशन करो, इंटरवीन करो स्टेट के मामला के अंदर, उसकी सोवरेनिटी को आप खत्म करने की कोशिश करो, तो ये होता है कि वो बाज़ औक़ात ये फुल स्केल वॉर भी बन जाती है। ठीक है, तो ये आज जो हम लोगों का टॉपिक था इंटरवेंशन, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स का। ठीक है जी, ये हमारा आज कंप्लीट होता है। ठीक है, कल इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। अभी आज के टॉपिक से रिलेटेड ये जो मैंने आपको बताया, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है या वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं है जी, रिदा पूछें। सर जी 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 सर, जो पीसफुल सेटलमेंट में इंक्वायरी है वो कौन कंडक्ट करता है? ओके सर जी जी सर इसमें रिप्रेजल्स के अंदर एक बात लिखी हुई है बुक के अंदर, दे आर लेजिटिमेट ओनली आफ्टर अ क्लेम टू परफॉर्म द सेकेंडरी एब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम स्टेट रिस्पांसिबिलिटी हैज बीन अनसक्सेसफुल। सर इसका क्या मतलब होगा? एक मिनट था, मैं पहले ये भी आप यस क्वेश्चन सर। लिखें, मैं करवा दूंगा। इसमें जो इंक्वायरी होती है ना, वो बाज़ औक़ात यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट भी आके कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बाज़ औक़ात आपके अपनी तरफ से जो आर्बिट्रेटर्स जो आप सेलेक्ट करते हो कि ये फलाना फलाना मुल्क के बंदे आ जाएं, या आप खुद भी, मतलब कि हमेशा इंक्वायरी जो होगी वो हमेशा ही जो न्यूट्रल स्टेट के लोग होंगे या जो न्यूट्रल स्टांस रखते होंगे, हमेशा वो आके करते हैं। ठीक है, वो आके इंक्वायरी करते हैं, वो देखते हैं मतलब आए दिन क्या हुआ होता है कि इन्होंने जो यूनाइटेड नेशन ने जो कमीशन बनाया हुआ है पाकिस्तान और कश्मीर को लेके, इंडिया कश्मीर के लिए, अब वो क्या करते हैं, जब वो अक्सर गोले बरसाते हैं इधर वाली हमारे आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे, तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ से जो मेंबर जो होते हैं, जो इंक्वायरी करने वाले होते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, हम उनको बुलाते हैं। कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि टीवी में भी फुटेज चली थी कि यूएन के कुछ मेंबर्स आके वो जो उन्होंने मोटर चलाए थे या गोले चलाए थे, वो आके कलेक्ट करके लेके गए हैं। ठीक है, और उनको हमने, क्योंकि वो बेसिकली इन्वेस्टिगेटर्स ही होते हैं, उनको पता होता है कि जी कौन सी चीज़ कहाँ आके गिरी है और उसको कहाँ लोगों ने उठा के कहाँ पे रखा है। तो मतलब जो जिस जगह पे चीज़ आके गिरी होगी उसका इम्पैक्ट वहाँ पे कितना होगा, वहाँ से किसी चीज़ को उठा के, मतलब ये इससे पहले भी एक बार इस तरह का वाकया हुआ था कि एक जहाज जो है वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर ही गिरता है आके। ठीक है, अपनी किसी मेल फंक्शनिंग की वजह से। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने फौजी भेज के ना वो जहाज के जो मलबा है वो उठा के पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टेरिटरी पूरे तरीके से कवर्ड होती है, सिक्योर्ड होती है, लेकिन स्टिल देयर आर सम एरियाज विच रिमेन अनप्रोटेक्टेड। ठीक है, तो वो अल्लाह की तरफ से कोई मूवी बन गई, तो वो भी बड़ा उनका इशू बना कि ये जहाज गिरा कहीं है और ये जहाज के पुर्जे उठा के। तो जो इंक्वायरी की टीम जो होती है ये हमेशा न्यूट्रल स्टेट के लोग होते हैं। ठीक है, ये आके देखते हैं कि आया जो क्लेम लगाया जा रहा है कि जी इस वजह से जंग शुरू हो सकती है, या इस वजह से इन्होंने हमारी सोवरेनिटी को ब्रीच किया है कि इन्होंने हमारी सरहद के अंदर आके गोलियां या तोपें चलाई हैं। अब जाहिर बात है वो बॉम्ब जो है या कोई भी चीज़ है, उसको एक टीम आएगी, वो आके असेस करेगी, वो देखेगी। तो ये आए दिन ये सिलसिला चलता ही रहता है, कोई इतना इफेक्टिव तो नहीं होता। लेकिन ये आपको बता रहा हूँ कि जब इंडिया वाले कोशिश करते हैं हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर पेनिट्रेट करने की, वहाँ से गोले वगैरह बरसाने की, तो मतलब टीम्स आती हैं, और ये इंक्वायरी वाली टीम जो होती है वो न्यूट्रल स्टेट्स होती हैं। ठीक हो गया? जी सर, थैंक यू।
रिदा आप रिप्रेजल का पूछ रही हैं, रेस्टोरेशन का पूछ रही हैं? सर रिप्रेजल का। Okay, reprisal consists of an act which would generally otherwise be quite illegal, whereas restoration consists of सर retaliation. इसमें लिखा हुआ है, ये आपके पास वो सर वाली बुक है अपना? रिप्रेजल के अंदर एक बात लिखी हुई है जी जी, अग्रवाल वाली। अग्रवाल वाली। सर इसमें एक बात लिखी हुई है कि रिप्रेजल, सर पेज 544, सर इस पे एक बात लिखी हुई है कि रिप्रेजल्स आर लेजिटिमेट ओनली। जी 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 हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। यस सर, रिप्रेजल्स आर लेजिटिमेट ओनली। जी जी Yes, sir. Reprisals are legitimate only after a claim to perform the secondary obligation arising from state responsibility has been unsuccessful and may not be continued when such a claim is honored. अच्छा, सर अब ये इसमें क्लेम किसको मैं करना आपको है? बताता यूनाइटेड हूँ। नेशंस में अगर करना है तो कहाँ पे करना है, और मैं ये सेकेंडरी ऑब्लिगेशन कौन सी है? ओके, मैं आपको बताता हूँ। ये इसमें देखो, ये होता है कि अभी मेरे पास अग्रवाल की बुक नहीं है, अगर वो मेरे सामने अगर हो तो मैं फौरन ही उसको भी एक दफ़ा आपको करके बता दूं। इसमें देखो ये है, ठीक है, अगर आप इसके बारे में देख लेना। इसमें ये होता है कि जी रिप्रेजल जो होती है या रिटेलिएशन जो होती है या जो बदला लेना होता है, वो एक लिजिटिमेट होता है और एक इलिजिटिमेट होता है। लिजिटिमेट ऐसे होता है कि जब किसी ने आपके साथ छेड़छाड़ की है, किसी ने आपके साथ आकर एग्रेशन आपको दिखाया है, तो आप जब उसके बदले में एग्रेशन दिखाओगे ना, तो वो लिजिटिमेट रिप्रेजल हो जाएगी। मतलब कि एक लिजिटिमेट रीजन है, ठीक है, जिसको आप जवाब इस तरीके से दे रहे हो कि आप उनके ऊपर रिटेलिएट कर रहे हो, रिटेलिएशन कर रहे हो। उसमें ये जो क्लेम है ये लीगल इस तरह होगा कि जी हाँ जी, हमारा क्लेम ये देखो, जब भी आपने रिटेलिएशन करनी होती है, कहीं झड़प करनी होती है, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फोरम पे आपको अपने क्लेम बनाना होता है कि जी इस हरकत की वजह से हमने ये वाली हरकत की है। मतलब बॉर्डर के ऊपर जब कोई एस्केलेशन होती है, लाइक इंडिया में, पाकिस्तान बॉर्डर में, अफगानिस्तान बॉर्डर में, ठीक है जी। यार अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पे तो बहुत ही फजूल बातों पे हमारी उनके साथ एस्केलेशन होती है ना, बिला वजह की, वो फजूल। लेकिन इंडिया के साथ जब होती है तो वो एक क्लेम होता है कि जी क्लेम। जी जी, बोले सर बोले। इसमें ये लिखा हुआ है कि क्लेम टू परफॉर्म द सेकेंडरी ऑब्लिगेशन। सर ये सेकेंडरी ऑब्लिगेशन कौन सी होगी? यार ये क्लेम टू परफॉर्म द, अब ये मुझे एक दफा फिर से पूरी पढ़ के सुनाओ आप। ओके सर, reprisals are ओके legitimate only ओके, after a claim to perform the secondary obligation आफ्टर आफ्टर arising from state responsibility has been unsuccessful and may not be continued when yes sir ये सेकेंडरी ऑब्लिगेशन मेरे ख्याल में, has जो सेकेंडरी ऑब्लिगेशन जो है ना, मेरे ख्याल में ये पीसफुल सेटलमेंट ही होता है। मतलब कि रिप्रेजल जो है वो तब की जा रही है जबकि एक सेकेंडरी ऑब्लिगेशन है वो पूरा नहीं हो सका। मतलब कि एक चीज है, एक लिखा हुआ है secondary obligation arising from state responsibility। ठीक है, मतलब ये मुझे समझ में आ गया कि इसमें यही है कि जो एक ऑब्लिगेशन जो है वो जब पूरा नहीं होता, मतलब मुझे अब ये मेरे पास इस वक्त बुक नहीं पड़ी, मैं अगर बुक मेरे पास हो ना तो मैं फिर आपको ये उसके ऊपर से करके दिखा दूं। लेकिन चलो सर इसको भी मैं हम आपको सेंड कर दूंगी। ओके सर, सर हम मैं बाद में कर लेती ठीक है, मुझे आप वो सेंड कर देना, मैं उसको एक दफा सर कर लूंगा। जी, हूँ। सर यस जी सर इंटरनेशनल लॉ इजाजत देता है इंटरवेंशन की। जी जी जी, टू सम एक्सटेंट देता है। जब आपको लगता है कि आपका एक मुल्क आपके ऊपर चढ़ आया है और फिर आपने उसको डिफेंड करना है। मतलब ये होता है कि अभी ये जो चाइना और इंडिया के दरमियान हो रहा है, ये एक दूसरे के मैटर्स के अंदर इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं ना, एक दूसरे के अंदर इंटरवेंशन कर रहे हैं। तो उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या कर लिया है, छोटे मोटे लेवल पे जब तक उनको लगता है कि ये आपस में ये छोटी मोटी झड़पें करके कर लेंगे मामला। मतलब पाकिस्तान की इंडिया के साथ कई दफा जंग हुई है, तो उसमें क्या होता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी बीच में जंप इन करती है, लेकिन वो एक टाइम के बाद करती है जब उन्हें लगता है कि जी मामला बहुत ज्यादा खराब हो गया है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं आती है, लेकिन फिर वही बात है कि ये बायस इदारे हैं। ये बहुत अमूमन जो है ना, ये जब कोई छोटी मोटी स्टेट को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, ये तभी बीच में आते हैं, उससे पहले ये अपना सो रहे होते हैं। या जब इनको लगता है कि जी अब इस लड़ाई की वजह से इंटरनेशनल पीस जो है ना वो खतरे में आ गया। सही, थैंक यू सर। जी,
क्योंकि इंटरवेंशन तो आप देखो ना कि स्टेट्स एक दूसरे के साथ बॉर्डर एस्केलेशन की सूरत में कर ही रही होती हैं। अब एक स्टेट, हमने ये सारे का सारा टॉपिक पढ़ा हुआ है कि वॉर जो है वो कब होती है, और जो सेल्फ डिफेंस में स्टेट जब वो करती है, तो मतलब वॉर तो इंटरवेंशन तो स्टेट्स एक दूसरे के ऊपर कर रही होती हैं। बाज़ औक़ात वो खुली डुली इंटरवेंशन कर रही होती हैं, बाज़ औक़ात वो छुपा के कर रही होती हैं। अब मतलब देखो चाइना और इंडिया आपस में जो कर रहे हैं हरकत, ऐसा तो नहीं है कि वो पूरे का पूरा चाइना जो है वो इंडिया को फतह करने के लिए चढ़ पड़ा है पूरा, वो तो पूरी इंटरवेंशन हो जाएगी। तो ये इंटरवेंशन अमूमन इस तरह के मामलात में होती हैं। अगर ये हो रही हैं तो पहले तो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ कहती हैं कि ये देख लें कि ये अपना मामला आपस में कर लेंगे। जब एक लिमिटेड एक्सटेंट के बाद उन्हें लगता है ना कि ये तो अब कहीं न्यूक्लियर वॉर की तरफ बात ना चली जाए, या इसकी वजह से और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना होनी शुरू हो जाए, प्रिजनर ऑफ वॉर की वायलेशन ना होनी शुरू हो जाए, दूसरे इंटरनेशनल राइट्स जो है उनकी इन्फ्रिंजमेंट ना शुरू हो जाए, उस सूरत में फिर जो है ना वो दूसरी कंट्री जो इंटरवीन करती है। लेकिन वो बात का लेवल होता है, पहले लेवल पे आपस में ये एक दफ़ा लड़ने देते हैं, वो कहते हैं देख लो ये आपस में, मतलब पहले पीसफुल सेटलमेंट्स होती हैं, थर्ड स्टेट्स आती हैं, डायलॉग्स होते हैं, निगोशिएशंस होती हैं, फिर भी अगर कोई कर ले। लेकिन अब आजकल के दौर में थोड़ा सा ना ये, और जब खास तौर पे जब सब कंट्रीज न्यूक्लियर पावर्स हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर का जो है वो उसकी थ्रेट है, तो मतलब ये बड़ा हद तक ये कन्वेंशनल वॉर्स का और ये इंटरवेंशन का जो मामला है ना, वो अगर हाँ कोई बहुत बड़ी स्टेट किसी छोटी मोटी स्टेट पे कब्जा कर ले, उसको खा जाए, तो वो एक अलग वाक़यात होती हैं। वो अभी भी इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जैसा कि आप ये हांगकांग वाला देख लो, हांगकांग का आप थोड़ा बहुत पढ़ लो कि ये जो चाइना का और हांगकांग का आपस में क्या सिलसिला चल रहा है, तो आपको पता लग जाएगा। या फिर रशिया का यूक्रेन वाला आप केस पढ़ लो, केस स्टडी कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इंटरवेंशन और ये छोटे मोटे जो मामला है ना, जो बड़े मुल्क हैं, जो दे हु आर द बिग स्टेक होल्डर्स, ठीक है, वो यहाँ कहीं छोटी मोटी इंफ्रिंजमेंट कर रही है, लेकिन दुनिया उस पर जो है ना वो खामोश है। जैसे इंडिया ने कश्मीर खाया हुआ है, ठीक है, रशिया उसे यूक्रेन कह रहा हूँ, क्रीमिया जो है उसको खा गया, चाइना जो है वो हांगकांग के अंदर मुसलसल कर रहा है, वहाँ के लोग रजिस्ट कर रहे हैं, तो ये हम बड़ा डीप आगे चला जाएगा। ठीक हो गया? ठीक है सर। सॉरी, थैंक यू। लेकिन आप लोग जो है ना वो थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करना। जो मैंने आपको 3-4 इंसिडेंट्स बताया ना, जब आप इनको करोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये सारा मतलब किस तरीके से ये जो चीज़ें ये हो रही हैं। ठीक है बच्चों? ठीक हो गया सर, थैंक यू। तो आज हमारा ये ख़त्म हो गया है, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम देखते हैं, मैं देखता हूँ कि आपका कौन सा टॉपिक रह गया, तो इंशाल्लाह कल फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके सर जी। जी सर। आपने एम्बार्गो में यूएसए और किसकी एग्जांपल दी थी? बेटा मैंने यूएसए और क्यूबा की दी थी। ओके सर। उसको भी आप पढ़ लेना, देख लेना कि उसके क्या रीजंस थे और मतलब क्यों उन्होंने, और ये कई साल तक ये हरकत वो उनके साथ करते रहे हैं। ओके सर। चलो बच्चों, ठीक हो गया, ओके हो गया। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज।